चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का भूगोल है ना, JCERT का भूगोल, झारखंड बोर्ड का जो किताब है भूगोल का, उसको देखेंगे। पहला और दूसरा चैप्टर हो गया। ऐसे इस बार का एग्जाम में दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना था, लेकिन पहले पढ़ा दिए, इसलिए दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहे, डायरेक्ट तीसरा चैप्टर में आ रहे हैं। तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, तीसरा चैप्टर का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तो ये जो झारखंड का बुक है सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं, अगर आप झारखंड का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे JSSC, JPSC या झारखंड टेट, तो जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं या झारखंड का जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप 6 to 8 जो बुक है झारखंड का सोशल साइंस का 6 to 8 सभी बुक को पढ़ें, सभी बुक को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा जानकारी, जनरल नॉलेज बहुत सारा मिल जाएगा झारखंड से संबंधित। क्योंकि ये जो बुक आया है JCERT का नया, पहले तो NCERT चलता था, अब JCERT 2-3 साल से हुआ है। इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते झारखंड की ओर रुख करना है, झारखंड की ओर आएंगे, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छे समझ में आएगा और झारखंड से रिलेट करके यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे खनिज और शक्ति संसाधन है, तो खनिज और शक्ति ये संसाधन क्या है, खनिज क्या है, कैसे निकलता है, कहाँ मिलता है, वो सब तो पढ़ेंगे ही, समझेंगे ही। उसके साथ साथ फिर आ जाएंगे झारखंड में कि झारखंड में कहाँ कहाँ पे कौन कौन खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो ये खासियत है इस बुक का, हर बुक में, यानी कि चाहे भूगोल हो, चाहे नागरिक हो, चाहे इतिहास हो। इतिहास में भी पूरा भारत का इतिहास देखते देखते आएंगे झारखंड के इतिहास में, ठीक है। जैसे मध्यकाल का इतिहास पढ़ेंगे तो मध्यकाल में झारखंड का क्या स्थिति है, पूरा भारत का क्या स्थिति था, वहाँ से लेकर के झारखंड में पहुँचेंगे। इसलिए ये बुक इम्पोर्टेंट हो जाता है हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, खास करके झारखंड की आपको बढ़िया से अध्ययन करना है, जानकारी लेनी है। तो 6 to 8 आप पढ़िए, है ना, तो बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी जो कि आगे आपको काम आ सकता है। लाइट थोड़ा करते हैं, खनिज और शक्ति संसाधन। सामान्य शब्दों में वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। तो बिल्कुल साधारण शब्द में कहे तो जो खनन द्वारा, खनन भी नहीं समझ में आ रहा है, तो जिसको जमीन से खोद के निकाला जाता है, वैसे पदार्थ जो जमीन के अंदर मिलता है, जमीन से खोद करके उसको बाहर निकाला जाता है, वही खनिज है। खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। ये क्या प्राकृतिक रूप से है, ऐसा नहीं कि कोई आदमी गाड़ दिया है उसको कोड़ के निकालते ना, ये प्राकृतिक रूप से ये बनने वाला चीज़ है ना, प्राकृतिक रूप से हमें मिला है। इसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है। खनिज मानव सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ है। तो ये क्या है, इसका जो खनिज है उसका एक निश्चित संरचना होती है, रासायनिक संरचना, और ये जो खनिज है मानव सभ्यता और संस्कृति का आधार स्तंभ है, माने पिलर है। बिना खनिज का मानव सभ्यता का विकास, संस्कृति का विकास संभव नहीं है, क्योंकि वही खनिज है। जिस लोहा मिला, तांबा, सोना, चांदी, तो ये सब नहीं रहता तो देश का विकास या सभ्यता का विकास, यानी मानव का ही विकास संभव नहीं था। सभ्यता एवं संस्कृति के आर्थिक विकास का प्रारंभिक चरण से लेकर के वर्तमान तकनीकी युग तक मानव ने खनिज का प्रयोग किसी न किसी रूप से किया है। आज का युग औद्योगिक युग है। खनिज संसाधन को आधुनिक यौगिक युग की रीढ़ कहा जाता है। तो चाहे पहले का इतिहास को देखा जाए या अभी, तो पहले के लोग भी खनिज को अलग अलग रूप में खनिज का इस्तेमाल किए हैं, उसी से अपना जो आर्थिक विकास हुआ है उस समय भी, है ना, और अभी भी जितना भी ज़्यादा विकास हो रहा है, ये जो दौर है औद्योगिक दौर, इसमें खनिज का मुख्य योगदान है ना। बिना खनिज का ये इतना जो तरक्की कर रहा है देश, ये संभव नहीं था ना, आर्थिक विकास संभव नहीं था बिना खनिज का। ये रीढ़ का हड्डी समझी जाए तो है, विकास का रीढ़, औद्योगिक युग का रीढ़ माना गया खनिज को। क्योंकि खनिज मतलब वही लोहा, तांबा, ये सब नहीं रहेगा तो सोचिए ना, घर भी नहीं बना सकते आप, हैं। साइकिल, गाड़ी में जो उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, ये सब कहाँ से बनेगा, खनिज से ना बनल है कहीं ना कहीं से, है ना।
खनिज समान रूप से सभी जगहों पर वितरित नहीं है। अलग अलग चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां से आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे महासागरों की तली, अंटार्कटिका, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों आदि। तो खनिज जो होता है बाबू हर जगह अलग अलग चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाया जाता है ना। ऐसा नहीं कि सब जगह एक ही टाइप का, हर जगह अलग, कहीं पे लोहा पाया जाएगा तो कहीं पे सोना पाया जाएगा, कहीं चांदी, कहीं बक्साइड, है ना। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग धातु पाया जाता है, अलग अलग खनिज पाया जाता है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ से उसको निकालना आसान नहीं है ना। खनिज तो है वहाँ से लेकिन निकालना संभव नहीं हो पाता है। जैसे महासागरों की तल में पाया जाता है तो वहाँ से निकालना बड़ा कठिन है, महासागर के अंदर से। अंटार्कटिका बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है, वहाँ से खनिज निकालना मुश्किल है। दुर्गम कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे जो पाया जाएगा खनिज, तो वहाँ से इसको निकालना कठिन है ना। तो कुछ कुछ ऐसे भी क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ से निकालना आसान नहीं है, वहाँ से प्राप्त करना उस खनिज को आसान नहीं है। खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुण जैसे रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुणों या विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। तो खनिज जो है बाबू अलग अलग दशाओं से, अलग अलग हालातों से निर्मित हुई है ना। और इसका भौतिक गुण जैसे रंग कैसा होगा, घनत्व कितना होगा, कठोर कितना होगा, रासायनिक गुण क्या होगा, ये रासायनिक गुण या विलेयता उसमें कैसा होगा के आधार पर पहचाने जाते हैं। माने अलग अलग खनिज को पहचाना जाता है इसके आधार पे, है ना। कौन लोहा है, कौन चांदी है, कौन सोना है, इस तरह से कौन सा खनिज से लोहा मिलेगा, किससे क्या मिलेगा। ये खनिज के प्रकार अब आते हैं। खनिज का प्रकार समझिए कि पृथ्वी में लगभग 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है। पृथ्वी में अब तक 2800 से अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है, जिसमें लगभग 100 खनिज ही अयस्क समझे जाते हैं। 100 खनिज को ओर्स कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अब ये अयस्क क्या है? तो अयस्क वैसे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है। अयस्क बोलते हैं वैसा खनिज जिसमें ज़्यादा धातु पाया जाएगा, ठीक है। अर्थात जिसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है, फैक्ट्री से किया जाता है, औद्योगिकरण में किया जाता है, घर, मकान, पुल बनाने में किया जाता है। जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब चीज़ें जो धातु है वो ज़्यादा अगर पाया जाएगा धातु कोई खनिज में, तो वही खनिज को अयस्क कहते हैं। याद रखिएगा अयस्क क्या है? तो ये खनिज है, ये क्या है? खनिज है, लेकिन ऐसा खनिज जिसमें बहुत ज़्यादा धातु पाया गया है, ठीक है। और उस धातु का उपयोग औद्योगिकरण में किया जा रहा है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक दो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। और संरचना बनावट के आधार पे उसको दो भाग में बांटा गया है, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। धात्विक और अधात्विक भी दो प्रकार, एक होता है लौह और एक अलौह, ठीक है। धात्विक दो प्रकार के होते हैं, एक लौह और अलौह। तो खनिज को दो भाग में बांटेंगे, एक है धात्विक खनिज जिसमें धातु पाया जाएगा, एक अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाएगा, अधातु पाया जाएगा। धात्विक खनिज में आएंगे तो दो पार्ट है, एक लौह एक अलौह। लौह मतलब जिसमें लोहा पाया जाएगा, जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा उसको अलौह धातु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या क्या समझे? खनिज जिसमें धातु ज़्यादा पाया जाएगा तो उसको अयस्क, है ना। और खनिज को दो भाग में, एक धात्विक एक अधात्विक। धात्विक वाला को ही अयस्क कहेंगे। धात्विक दो प्रकार का, एक लौह और एक अलौह। लोहा पाया जाएगा तो उसको लौह धात्विक अयस्क, और अलौह अवश्य जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है धात्विक खनिज कहलाता है। धात्विक खनिजों से धातु कच्चे रूप में होती है। जो धात्विक खनिज है उसमें धातु कच्चे रूप में होती है। धातु एक कठोर पदार्थ है। धातु का है बाबू, तो ये कठोर पदार्थ है जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है। इसमें चमक होती है। धातु का गुण है कि ये कठोर होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। सुचालक माने करंट भी ओकरा में चलेगा, लगेगा, जोर का झटका धीरे से। जैसे लोहा में करंट टच कराइएगा तो मार देगा करंट, मतलब करंट उसमें चलेगा, उस विद्युत चलेगा। ऊष्मा माने गर्म करेंगे। जैसे ये मान चलिए लोहा इतना लंबा है तो इसका यहाँ पे अगर इसको गर्म करेंगे यहाँ किनारे में, तो ये इधर भी गर्म हो जाएगा, है ना। आग में डालेंगे थोड़ा सा, इतना सा,
लेकिन इधर भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा आखिरी छोर तक। तो इसका मतलब क्या है कि धातु में ऊष्मा और विद्युत दोनों चलता है, ऊष्मा और हीट, गर्मी भी चलता है, मैंने एक जगह गर्म किए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइड अयस्क इसके उदाहरण हैं। जिस धात्विक खनिज में लौह अंश की प्रधानता यानी ज़्यादा लौह अंश पाया जाता है उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लौह धात्विक खनिज। यानी जिस धात्विक खनिज में लोहा का अंश ज़्यादा पाया जाता है उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज इत्यादि। अलौह धातुओं में लौह तत्व नहीं होते हैं, जैसे सोना, चांदी, शीशा, इसमें लौह तत्व नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, शीशा ये सब, ठीक है। अलौह धातु इसको कहते हैं। जिन खनिजों में धातु नहीं पाई जाती है उसको अधात्विक खनिज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आया कि जिसमें धातु पाया जाता है उसको धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज में ही जिसमें लोहा ज़्यादा पाया जाता है उसको लौह धात्विक खनिज है, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है उसको अलौह धातु कहते हैं, ठीक है। और जिन खनिजों में धातु ही नहीं पाया जाएगा तो उसको अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, अबरख, जिप्सम, इन खनिजों के उदाहरण हैं जो कि अधात्विक खनिज है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल भी अधात्विक खनिज है। कोयला, पेट्रोल ये सब भी खनिज है, लेकिन ये सब भी अधात्विक खनिज है, लेकिन इनके जलने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अतः इसे ऊर्जा खनिज भी कहा जाता है। लेकिन इस सबको जलाने से, कोयला, पेट्रोल ये सबको जलाने से ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए उसको ऊर्जा खनिज भी कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा देने वाला खनिज। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह के अंदर में जो दबा हुआ शैल है उससे खनिज को बाहर निकालना खुदाई करके खनन कहलाता है। जैसे झारखंड में कोयला, बहुत ज़्यादा कोयला का खनन है, खदान है, खनन होता है। खनिजों को खनन, प्रवेधन एवं आखनन विधि द्वारा निकाला जाता है। 3 विधि से निकाला जाता है। क्या क्या है सब समझेंगे अभी, है ना। 3 विधि क्या क्या? खनन, प्रवेधन और आखनन विधि, ठीक है। खनिज को कम गहराई में स्थित है, खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृथ्वी की ऊपरी सतह को हटाकर निकाले जाते हैं, विरूपित खनन या खुला खनन कहलाते हैं। तो जो कम गहराई पर है वो खनिज जिसको ऊपर का परत खाली हटाएं और आसानी से, मतलब कम गहराई में ही वो है, आसानी से उसको मिट्टी हटा करके अगर निकाल सकते हैं तो उसको बोलते हैं खुला खनन। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहन वेधन विधि अपनाई जाती है। और बहुत गहराई में है तो उसमें कुछ मतलब अलग तरह के गहन, बहुत हेवी खोदाई करनी होगी, है ना, कुछ अलग विधि से वहाँ तक घुसना होगा। इसे कूपकी खनन कहते हैं। जिस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल से बहुत नीचे पाया जाता है, इसे निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। और कोयला, पेट्रोलियम, ये कोयला बोलते हैं, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस ये बहुत ही ज़्यादा नीचे पाया जाता है, इसके लिए इसको खोदने के लिए कूपों की खुदाई की जाती है। इसमें गहन कूप मैंने बहुत गहरा खुदाई, जिसको प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोद कर निकाल जाता है उसके आखनन कहते हैं। और सतह के निकट में खनिज जिसको आराम से निकाल सकते हैं उसको आखनन विधि, ठीक है। तो खाली ऊपर परत हटा दिए तो खुला खनन, थोड़ा गहराई चल गए, ज़्यादा गहराई तो उसको गहन खनन यानी कूपिक खनन। और पेट्रोल कोयला निकालने वाला एकदम प्रवेधन उसको कहेंगे, बहुत ही ज़्यादा उसमें खुदाई करने की जरूरत है, ठीक है। और जो सामने है निकट में उसको आखनन विधि से निकाल लेंगे, थोड़ा सा आसानी से खोद करके मिट्टी हटा करके निकाल लेंगे। देखिए खनिज का निष्कर्षण समझिए, खनिजों का निष्कर्षण। अच्छा यहाँ पे कुछ जानने योग्य बातें कह रहा है तो इसको भी जान लेते हैं। एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन जिसका अनिश्चित संगठन होता है चट्टान या शैल कहलाता है। तो ज़्यादा एक या एक से अधिक खनिज का संगठक, अनिश्चित संगठक है ना, कोई चट्टान या शैल कहते हैं। वैसे शैल जिसमें खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है अयस्क कहे जाता है। वो शैल मिट्टी, पत्थर, पहाड़ शैल है, पत्थर है,
जिसमें खनिज ज़्यादा पाया जाएगा तो पत्थर जैसा है, शैल है, अयस्क उसको कहेंगे। ठीक है, चट्टान, शैल या चट्टान। तो चलिए यहाँ पे अब निष्कर्षण देखते हैं। निष्कर्षण कैसे कैसे मैंने वहाँ से प्राप्त किया जाता है। खनन होता है पहले, प्रवेधन या आखनन, ये 3 विधि है। खनन में विरिवित खनन और कूपकी खनन, तो इस तरह से उसको निकाला जाता है। विश्व में खनिजों का वितरण अब देखते हैं। विश्व में खनिज का वितरण, खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं, चट्टानों में हैं। धात्विक खनिज मुख्यतः आग्नेय तथा कायांतरिक शैल समूहों में पाए जाते हैं, जबकि अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज एवं ईंधन खनिज की प्रधानता पाई जाती है। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि प्रदेश विशेष की शैल संरचना में अंतर होता है। विश्व के उन सभी प्रदेशों में जहाँ प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरिक शैल पाए जाते हैं, वहाँ लौह, तांबा, मैंगनीज जैसे धात्विक खनिज पाया जाता है। तो 2 तरह का शैल होता है, एक आग्नेय और कायांतरिक शैल, इसमें ज़्यादातर धातु पाया जाता है, और अवसादी शैल जो है उसमें अधात्विक खनिज पाया जाता है। ठीक है। दक्षिण भारत में दक्कन का पठार, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील का पठार लोह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लोहा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। मैदानों एवं नवीन वलित पर्वत के क्षेत्रों में चूना पत्थर, खनिज, ईंधन जैसे खनिज पाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, चूना पत्थर और खनिज, ईंधन वाला पाया जाता है खनिज उसमें। ठीक है। हाँ, विश्व लोहा, तांबा और बक्साइट का वितरण देखिए। लोहा, तांबा और बक्साइट का वितरण कहाँ कहाँ होता है, तो ये जो इसको देख लीजिएगा नक्शा में बढ़िया से। ये लोहा का सिंबल ये दिया हुआ है, तांबा का ये तारा जैसे बना हुआ है, और ये बक्साइट का है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है आप देख सकते हैं। भारत का बात करें तो देखिए झारखंड में बक्साइट पाया जाता है, देख रहे हैं। तो ये नक्शा देख लीजिएगा एक बार, यहाँ तो क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जूम कर रहे हैं तो धुंधला है। चलिए देखते हैं एशिया में क्या स्थिति है, उसके बाद यूरोप में देखेंगे खनिज का, है ना। चलिए एशिया में भारत एवं चीन लोह अयस्क तथा कोयला का प्रमुख उत्पादक देश है। तो एशिया की बात अगर करें तो भारत और चीन ये 2 ऐसा देश है जिसमें लोह अयस्क और कोयला, लोहा और कोयला का प्रमुख उत्पादन यहीं से होता है, उत्पादन केंद्र है, देश है। चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। चीन जो है पूरा दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, यानी सबसे ज़्यादा कोयला वहीं पाया जाता है। मध्य पूर्व के देशों जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत आदि देशों में खनिज तेल की प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, और पूर्वी क्षेत्र देशों में जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत ये सब में खनिज तेल पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, है ना। खनिज तेल जैसे पेट्रोलियम सब, है ना। इसके अतिरिक्त मैंगनीज, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, टीन इत्यादि खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और उसके अलावा मैंगनीज, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, टीन ये सब भी पाया जाता है एशिया। ठीक है। अब यूरोप की बात करें तो यूरोप में क्या क्या है। यूरोप में यूनाइटेड किंगडम तथा आइबेरियन प्रायद्वीप से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तक खनिज पेटी का विस्तार है। आइबेरियन प्रायद्वीप दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में स्पेन एवं पुर्तगाल में विस्तृत है। इन क्षेत्रों में लोह अयस्क, कोयला, लवण, पोटास इत्यादि का भंडार पाया जाता है। जर्मनी में रूर घाटी कोयला तथा रूस के रूलार पर्वत लोह अयस्क के भंडार एवं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये यूरोप का किस्सा है कि यहाँ जो प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप और यूनाइटेड किंगडम से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तक खनिज पेटी का विस्तार है। इन सब जगहों में खनिज का पेटी का विस्तार है। आइबेरियन प्रायद्वीप दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में स्पेन एवं पुर्तगाल में विस्तृत है। आइबेरियन प्रायद्वीप जो है दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्पेन एवं पुर्तगाल में फैला हुआ है, और इन क्षेत्रों में लोह अयस्क, कोयला, लवण, पोटास इत्यादि का भंडार पाया जाता है। और जर्मनी में रूर घाटी कोयला और रूस में यूराल पर्वत लोह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब उत्तरी अमेरिका की बात करें, यहाँ क्या क्या पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में कि मध्यवर्ती कनाडा से लेकर के मैक्सिको तक विस्तृत खनिज पेटी का विस्तार पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वत कोयला भंडार का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह महान झील प्रदेश
में स्थित सुपेरियर झील लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मेक्सिको चांदी तथा कनाडा यूरेनियम से मिलता है कनाडा में, ठीक है। तो ये अलग अलग देशों में क्या क्या पाया जाता है उसका ये। दक्षिणी अमेरिका में देखें, महादेशों में अलग अलग महादेशों है ना। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील के प्राचीनतम पठार एवं एंडीज वलित पर्वत क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खनिज क्षेत्र है। यहाँ लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, खनिज तेल, चांदी, पोटास इत्यादि खनिज का उत्खनन होता है। ब्राज़ील विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा जहाँ पे आएगा ना बाबू उसको रट लीजिएगा, है ना। यह सबसे छोटा है, तो बड़ा छोटा का बड़ा वैल्यू है ना। बीच बीचा को कोई नहीं पूछता है, बड़का को पूछता है और छोटका को, है ना। तो बड़का आ गया इसमें। तो दक्षिणी अमेरिका का जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील बोलेगा पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कहाँ होता है तो ब्राज़ील कह देना है। और सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ तो चीन में, ठीक है। लोहा ब्राज़ील में और कोयला चीन में। चिली और पेरू तांबा उत्पादन में अग्रणी है। चिली स्थित एस्कोंडिडा तथा कोलाहुसी विश्व का प्रसिद्ध तांबा खनन केंद्र है। वेनेजुएला में खनिज तेल का विस्तृत भंडार है। तो ये अमेरिका का किस्सा। अफ्रीका देख लेते हैं। खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से अफ्रीका धनी महाद्वीप है। अफ्रीका हीरा, सोना एवं प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अफ्रीका देखिए सबसे धनी है अगर खनिज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, है ना। कहाँ कि मेन चीज़ बात तो यही पाया जाता है, हीरा, सोना सबसे महंगा चीज़ है ना, प्लेटिनम तो सबसे महंगा धातु इसमें खनिज इसमें यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक जो है हीरा, सोना या प्लेटिनियम का कौन है तो अफ्रीका, याद रखिएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग इगोली अर्थात सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो इगोली है दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग इगोली क्षेत्र है, उसको सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि वहाँ सोना पाया जाता होगा। ज़ायरे जिम्बाब्वे हीरा का बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका का किम्सबर्ले हीरा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नाइजीरिया, अंगोला तथा लीबिया में खनिज तेल पाया जाता है। यानी ये अफ्रीका जो है बड़ा धनी है खनिज के मामले में, ठीक है। बहुत महंगा चीज़ मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट, सोना, हीरा, लोह अयस्क, टिन, यूरेनियम एवं निकेल का बड़ा उत्पादक देश है। यह विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। बॉक्साइट लोहा का कौन था बाबू? ब्राज़ील। लोहा का उत्पादक देश सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश ब्राज़ील। कोयला उत्पादक देश सबसे बड़ा चीन। और सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली एवं कुलगार्डी क्षेत्र सोने के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये सब कुछ जानकारी ठीक है, लेकिन जहाँ पे बड़ा आ रहा है उसको याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक ऑस्ट्रेलिया। अब अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका में क्या पाया जाएगा? अंटार्कटिका को वैज्ञानिक के प्रति समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले एवं पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के निक्षेप का पूर्वानुमान लगाया गया है। यहाँ लौह अयस्क, सोना, चांदी और खनिज तेल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। तो ये तो पूरा विश्व का बात हो गया। अब अपना झारखंड में आते हैं, है ना। तो ये बुक का खासियत यही है कि पूरा विश्व का ज्ञान देते देते आपको झारखंड तक पहुंचाएगा। अपना झारखंड आपका, हमारा अपना झारखंड के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलता है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। कोई क्लास में है तो भी, और अपने अगर भाई बहन, बड़े भैया लोग कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो उन्हें ज़रूर बोलिए JCRT पढ़ने एक बार 6 to 8 किताब नहीं है पढ़ने में ये लगता है तो वीडियो देखिए, सुनिए, है ना। हम पढ़ दे रहे हैं और मेन पॉइंट को याद कीजिए, लिखते चलिए, है ना। झारखंड के खनिज वितरण। अब झारखंड में आ गए तो झारखंड के विभिन्न
झारखंड में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें धात्विक, अधात्विक एवं ऊर्जा खनिज शामिल है। जिसमें देखो झारखंड में जो खनिज पाया जाता है उसमें धात्विक भी है, यानी धातु भी पाया जाता है, अधात्विक भी है और ऊर्जा भी है, खनिज ऊर्जा खनिज भी यहाँ पाया जाता है। ठीक है। लोहा, झारखंड में लोहा अयस्क पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लोहा अयस्क पाया जाता है। आप जो भी पश्चिमी सिंहभूम का वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिएगा कि आपका घर से कितना दूर में है लोहा का खदान है, गए हैं कि नहीं गए। गुआ, नोवामुंडी, जामदा, किरीबुरु प्रमुख खनन केंद्र है। हाँ, तो ये लोहा का खनन केंद्र कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में गुआ, नोवामुंडी, जामदा, किरीबुरु, ये सब मुख्य खनन केंद्र लोहा का है ना। तो जो भी यहाँ के या यहाँ आसपास के होंगे कमेंट जरूर करिएगा, हम कमेंट देखेंगे। ठीक है। यहाँ से प्राप्त लोहा अयस्क का उपयोग जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में किया जाता है। और यहाँ से जो लोहा उत्पादन निकलता है उसका उपयोग जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर ये सब का जो यहाँ का जो इस्पात कारखाना है वहाँ पे किया जाता है, लोहा कारखाना, स्टील कारखाना। अब बॉक्साइट का देखते हैं। बॉक्साइट, ये लोहा तो समझ में आ गया पश्चिमी सिंहभूम में। और बॉक्साइट कहाँ? तो झारखंड में गुमला तथा लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी जिला है ना। तो झारखंड का गुमला के तो बहुते लोग हमको देखते हैं, कमेंट करिएगा, है ना। लोहरदगा के भी है। तो बॉक्साइट लोहरदगा और गुमला में पाया जाता है ज़्यादातर। यहाँ प्राप्त बॉक्साइट का उपयोग मूरी एल्युमिनियम कारखाना में किया जाता है। और यहाँ का जो बॉक्साइट है उसका उपयोग मूरी एल्युमिनियम कारखाना में किया जाता है ना, क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है। ठीक है। तो मूरी एल्युमिनियम कारखाना, तो हम गए हैं, आप गए हैं कि नहीं कमेंट करिएगा। आप गुमला और लोहरदगा में होंगे तो बॉक्साइट का जो ये है खनन है कितना दूर में है उसको लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। अभ्रक, देखिए अभ्रक झारखंड में अभ्रक का उत्पादन प्रमुख रूप से कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग जिले में होता है। यहाँ उच्च किस्म का रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। विद्युत का कुचालक होने के कारण इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। तो जो अभ्रक है कहाँ पाया जाता है? झारखंड में कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग जिला में पाया जाता है। ठीक है। और इसमें एक उत्तम किस्म का रूबी अभ्रक पाया जाता है जो विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। ठीक है। विद्युत का स्विच बोर्ड ये सब। अब तांबा देख लेते हैं। तो झारखंड में तांबे का खनन रूप से मुसाबनी, सरायकेला, राखा, घाटशिला और बहरागोड़ा में होता है तांबा, है ना। तो किन किन क्षेत्र से आप है कमेंट करिएगा, आपके क्षेत्र में क्या पाया जाता है। मैंगनीज का बात करें, मैंगनीज का, तो झारखंड में मैंगनीज का खनन मुख्य रूप से गुआ, बड़ा जामदा एवं नोवामुंडी में होता है। मैंगनीज भी यही सब क्षेत्र में होता है। सोना का बात करें, देखिए झारखंड का नक्शा देख लीजिए। ठीक है। कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ पे ये रहा, यहाँ साइन दिया हुआ, आप बुक में देखिएगा ज़्यादा। इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ, माइका कहाँ पाया जाएगा, ग्रेफाइट, सीमेंट प्लांट कहाँ है, मैंगनीज कहाँ पाया जाएगा, लोड, सिल्वर को, ये सब खनिज वितरण कहाँ कहाँ होता है उसका है। ठीक है। खनिज का वितरण कहाँ कहाँ जाता है उसका, को एल्युमिनियम कहाँ जाता है, कॉपर कहाँ जाता है, लेड, सिल्वर कहाँ जाता है, ये सब। झारखंड, और देखिए सोना कहाँ पाया जाएगा? तो झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के रेत में अल्प मात्रा में सोना पाया जाता है। तो स्वर्णरेखा नदी जो है बाबू, उसके रेत में अल्प मात्रा में, थोड़ा मात्रा में, बहुत ज़्यादा सोना नहीं, हल्का मात्रा में सोना पाया जाता है, इसलिए उस नदी का नाम है स्वर्णरेखा। स्वर्ण मतलब क्या? तो सोना, है ना। तो स्वर्णरेखा नाम उसी से पड़ा है। चूना पत्थर, झारखंड में चूना पत्थर का उत्खनन पलामू एवं रामगढ़ जिले में होता है। इसका उपयोग सीमेंट तथा लोह इस्पात बनाने में किया जाता है, लोहा इस्पात बनाने में चूना पत्थर का उपयोग। ठीक है। तो आए बात समझ में, झारखंड में कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है। अब जिस एरिया से कमेंट जरूर कीजिएगा ना, आप लोग कमेंट नहीं करते मज़े नहीं आता है पढ़ाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिजों के उपयोग, खनिजों का उपयोग कई उद्योग में होता है। वर्तमान समय में खनिज के बगैर मानव समाज के उत्थान की बात अतिशयोक्ति हो गई। यानी अभी का समय में अगर कहेंगे बिना खनिज का मानव समाज का उत्थान हो, यानी मानव समाज आगे बढ़े, तरक्की करे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। बिना खनिज का, यानी बिना लोहा, बिना तांबा, बिना ये सब का उपयोग किए कैसे वो तरक्की कर सकता है। एक कलम से हम जो लिख रहे हैं वो भी लोहे का है।
तो बिना कलम लोहा का लिख भी नहीं सकते मोबाइल में जो लिख रहे हैं, तो मुश्किल है ना। बिना खनिज का संभव ही नहीं है कि लोग आगे बढ़े, समाज तरक्की करे। बड़े बड़े उद्योगों से लेकर घर में प्रयोग होने वाले चाकू, नमक भी खनिज से निर्मित है। बड़ा बड़ा उद्योग को तो छोड़िए, घर में जो आप छोटा छोटा चीज़ उपयोग करते हैं, चाकू हो गया, बैंटी हो गया, कोड़ी कुदाल हो गया, सबका धातु है ना है। तांबा ऐसा धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक बनाने में किया जाता है। सिक्का और पाइप सब बनाने में तांबा का उपयोग होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग बर्तन बनाने में से लेकर के भवन निर्माण, ऑटोमोबाइल एवं हवाई जहाज बनाने तक होता है। तो ये एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से जो प्राप्त होता है। बर्तन उर्तन तो बनबे करता है एल्युमिनियम का, तार भी बनता है, तांबा का भी तार बनता है, विद्युत तार। उसके साथ साथ भवन निर्माण में भी उपयोग होता है, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी उड़ी में भी उपयोग होता है एल्युमिनियम का, हवाई जहाज का में भी उपयोग होता है। ठीक है। आभूषण बनाने के लिए विभिन्न रत्नों का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के में प्रयोग आने वाले सिलिकॉन, क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। तो जो भी चीज़ देखते हैं कुछ ना कुछ वो सब कहीं ना कहीं से धातु से, खनिज से ही बना हुआ है। ठीक है। तो बिना खनिज का संभव ही नहीं है। बस गरु कड़ा जैसे खाली खा के और निकाल के इतने ज़िंदगी बीत जाएगा, खनिज नहीं रहेगा तो, है ना, और कुछ नहीं कर सकते। खनिजों का संरक्षण इसलिए ज़रूरी है। खनिज तो समझ में आए उपयोगी बहुत ज़्यादा है। बिना खनिज का हम बैठे हैं अभी, या जहाँ से ये लोहा का है, इसमें बेंच है, मोबाइल है, जिस मोबाइल से आपको देख रहे हैं वीडियो, हम वीडियो बना रहे हैं, खनिज के बिना संभव ही नहीं था कि मोबाइल रहे हैं। तो खनिज का उपयोग समझ में आ ही गया होगा, आता ही होगा। दैनिक जीवन में हर समय हर जगह खनिज का उपयोग करते हैं। खनिज कुछ कुछ पहन लो होगा, सोना चांदी जैसे लड़की लोग पहनती है, या कुछ अंगूठी लोहा वहा का भी पहनने होंगे, तांबा उम्बा का भी तो खनिज है ना है। पैंट का हुक भी तो खनिज है। तो इस तरह से खनिज के बिना संभव नहीं है समाज का तरक्की। तो इसका संरक्षण जरूरी है। देखिए, खनिज अनवीनीकरण साधन। अब खनिज का तो देख रहे हैं कितना उपयोग है, हर जगह खनिज का उपयोग। अब ये जो है ना अनवीनीकरण संसाधन है। अनवीनीकरण संसाधन मतलब क्या होता है कि ये एक बार ख़त्म तो फिर दोबारा नहीं बनेगा बाबू। एक बार ख़त्म हो गया तो फिर वो दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए खनिज के निर्माण में लाखों वर्ष लगा है, क्योंकि खनिज का निर्माण में लाखों साल लग गया। अब एक बार ख़त्म हो गया तो 1,00,000 साल बाद बनेगा। तो 1,00,000 साल बाद कौन रहेगा दुनिया में, पता नहीं। तब तक आदमी क्या करेगा। मानवीय उपयोग की तुलना में खनिजों का निर्माण दर बहुत धीमा है, और इंसान जिस अनुपात से आज इस खनिज का उपयोग करे उसके हिसाब से उससे तुलना किया जाए तो उसका निर्माण जो है ना बहुत कम है निर्माण की दर, जैसे उपयोग हो रहा है उसके हिसाब से। खनन प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है, और खनन प्रक्रिया में जो बर्बादी हो रहा है वो तो अलग बात है। धातुओं का पुनः उपयोग एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो खनन प्रक्रिया में बर्बादी हो रहा है, उसको घटाना जरूरी है, और क्या करना है, धातु का पुनः उपयोग करें। सबसे बड़ा तरीका यही है कि पुनः उपयोग करें। जैसे कोई चीज़ हम लोग का खराब होता है, लोहा का कोई वस्तु है, कोई प्लास्टिक का, कोई भी एल्युमिनियम का कुछ वस्तु खराब होता है, फेंक फाक देते हैं। तो उसे फेंके ना, उसको सही जगह दें ताकि उसका फिर से उपयोग करके और फिर उससे चीज़ों का कुछ चीज़ का निर्माण हो सके। फेंक देते तो बेकार चल गया, है ना। और उसी को अगर बेच देंगे तो 2 पैसा अपने को भी हो जाएगा और वो उपयोग हो जाएगा। पैसा मैटर नहीं करता है, लेकिन वो उपयोग हो जाएगा, यानी बर्बाद होने से बच जाएगा। तो आने वाला पीढ़ी के लिए कुछ संरक्षित रह सकता है खनिज। ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि सोचेगा अरे एक ठो तन्नी को चीज़ हुआ अगर फेंक देंगे तो क्या होगा। तो ये तन्नी को सब फेंके, करोड़ों आदमी, अब करोड़ों थोड़ा सा 1 ग्राम ही लोहा मान के फेंका सब एक दिन में, 1 ग्राम लोहा का कोई चीज़ को फेंक दिया। अब 1 करोड़ आदमी हैं, 100 कितना करोड़ लेकिन 100 करोड़ मान लेते हैं कि 100 करोड़ आदमी है। थोड़ा थोड़ा 1 ग्राम अगर सोना को फेंक दिया तो 100 करोड़ ग्राम हो गया। 100 करोड़ ग्राम मन समझ में आता है कितना, 1 करोड़ किलो खत्म हो गया, है ना। तो उतना लोहा खत्म एक दिन में।
तो इसलिए छोटा छोटा ऐसा नहीं सोचिए कि छोटा छोटा हम तनी गुण खर्च बर्बादी कर देंगे, क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा में ही बाबू बूंद बूंद से दरिया भरता है ना। तो इसलिए सब कोई चाहे कि हम एक भी बर्बाद नहीं करेंगे तो ही ये संरक्षित रह सकता है। अब सोचिएगा हमारा बाप का है, पूरा का जा रहा है, हम फेंकेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, कोनो करेंगे, तो फिर आप फिर समाज का आप मतलब समाज के बारे में इसका मतलब आप नहीं सोच रहे हैं, था ना, कि सिर्फ अपना काम बढ़ता बनता भाड़ में जाए जनता, तो वैसा सोच ना रखे, है ना। अपने बारे खुद के बारे में भी सोचें और आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचें और उनके लिए भी कुछ बचा के रखें, है ना, ऐसा काम करें। आवास में तो खनिजों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, बेकार का उसको बर्बाद ना करें। शक्ति संसाधन देखते हैं, शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये शक्ति, पावर और ऊर्जा जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है, किसी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा विकास की कुंजी है। मानव सदियों से विभिन्न क्रियाकलाप हेतु ऊर्जा का जैव एवं अजैव रूपों का प्रयोग कर रहा है। तो मानव जो है अपने क्रियाकलाप हेतु कामों के करने के लिए ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। ऊर्जा, जैव ऊर्जा और अजैव ऊर्जा दोनों तरह की ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है। मानव प्रारंभिक चरणों में अपने मांसल शक्ति का प्रयोग किया, फिर पशुओं का परिवहन के कार्य में लगाया, लेकिन शक्ति के संसाधनों का वास्तविक विकास 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति से हुआ। ठीक है, तो मानव सभ्यता सबसे पहले अपने शक्ति से काम करते थे, है ना, अपना शक्ति का इस्तेमाल करते थे, अपने मांसपेशियों का इस्तेमाल करके अब वो काम करते थे। धीरे धीरे का वो पशुओं का उपयोग करने लगे लोग काम करने के लिए, है ना, गाड़ी पशु का बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस तरह से। और पशुओं से जैसे हल भी जोता जाता है अभी भी, तो पशु का उपयोग करने लगा कामों के लिए। फिर जब 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई तो उस समय फिर पूरा बदल गया, इतिहास ही बदल गया, है ना। कोयला का उपयोग, वाष्प शक्ति का विकास किया गया, तो उसमें का कोयला का उपयोग होने लगा ऊर्जा के रूप में। समय बीतने पर ऊर्जा के नए नए स्रोत का विकास हुआ। कोयले के साथ साथ पेट्रोलियम का भी उपयोग होने लगा है। आज हमें उद्योग, परिवहन, कृषि, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो वक्त जैसे जैसे बीतता गया तो लोग अलग अलग चीज़ों का खोज करने लगे, हैं ना। ऊर्जा के लिए कोयला का खोज हुआ, कोयला का उपयोग करने लगे, पेट्रोल का उपयोग करने लगे, है ना। परिवहन, उद्योग, कृषि, संचार, ये सारी चीज़ का उपयोग होने लगा। ये सब के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये सब शक्तियों, इस सब में कौन सा शक्ति, तो कोयला, तो क्या हो रहा है, पेट्रोल, ये सब यूज होने लगा। ऊर्जा संसाधनों के उपयोग एवं अवस्था के आधार पर परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में बांटा जाता है। तो ऊर्जा स्रोत के उपयोग के हिसाब से तो चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आपको भी थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा, इसलिए आज के वीडियो में इतने देखते हैं। मतलब आज के वीडियो में मेन समझे हम खनिज संसाधन को, ठीक है। शक्ति संसाधन, थोड़ा सा शक्ति क्या होता है उसको देखें। मेन अब कल का पार्ट में शक्ति संसाधन को बढ़िया से यहाँ से पढ़ेंगे, है ना। और शक्ति संसाधन में परंपरागत स्रोत ऊर्जा का, फिर गैर परंपरागत स्रोत क्या है, ये सबको यानी ऊर्जा के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ऊर्जा, है ना, जल विद्युत संयंत्र, कहाँ कहाँ से ऊर्जा मिलता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारे चीज़ों को देखिए समझेंगे। भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, और ये बायोगैस हो गया, तो ये सारे चीज़ को समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये ऊर्जा वाला जितना भी चीज़ है उसको नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। आज के वीडियो में खनिज समझे, कैसे निकलता है, क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है, उसको पर समझे। कल इसका आगे पार्ट में इसका ऊर्जा देखेंगे, ठीक है, ऊर्जा का रूप, ऊर्जा कैसे कैसे होता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहे तो हम भी जल्दी वीडियो आपको दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।